आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक बंधु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय में फूड पॉइजनिंग से प्रभावित बच्चों से मुलाकात की है और उनका कुशलक्षेम भी जाना है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि लखनऊ के हॉस्पिटल से हैं, जहां पर काफी बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुई है, जिससे मुलाकात करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ हॉस्पिटल पहुंचे हैं, जहां पर बच्चों से उन्होंने बातचीत की, उनकी स्थिति जानी, उनके स्वास्थ्य के बारे में जाना। तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चलें कि फूड पॉइजनिंग से काफी बच्चे जो हैं वो प्रभावित हुए हैं और जिस दौरान बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि फूड पॉइजनिंग की वजह भी जानते हुए नजर आए और उन्हें समझाते हुए नजर आए, तो वहीं बच्चों का हालचाल भी जानते हुए नजर आए। और अभी हाल ही में आपको यह भी बताते चलें कि रवि, जो कि 14 साल का बच्चा है, उसका भी हालचाल जानते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और साथ ही डॉक्टरों से भी उनका हालचाल पूछा, उनके स्वस्थ होने की कामना की है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि लखनऊ से हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंचे हैं, बच्चों का कुशलक्षेम जाना और वहां पर डॉक्टर से उनका हालचाल जाना और साथ ही स्वस्थ होने की अपडेट भी लेते हुए नजर आए, डॉक्टर से भी बातचीत की है। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि हमारा समर एक्शन प्लान पूरी तरीके से तैयार है, हर दूसरे तीसरे दिन हम मीटिंग करते हैं। और साथ ही ये भी कहा कि क्या स्थिति बनी हुई है, क्या क्या शिकायतें हैं और हमारी क्या तैयारी है। वहीं दिल्ली में कई जगहों पर वाटर लेवल अभी ऊंचा है, जहां पर टैंकर की जरूरत होगी वहां टैंकर को बढ़ाया जाएगा। पहले टैंकर में ये ड्राइवर होता था और अब 2 ड्राइवर जो हैं वो लगाए गए हैं ताकि सप्लाई में रुकावट ना हो। आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बेहद खराब हो चुका है। पिछली सरकार में जहां जहां उनके विधायक थे, उन्होंने वहां वहां पानी जुड़वा दिया था। इसकी भी शिकायत हमें मिली है और उसे हम सही कर रहे हैं। सिस्टम बनाया जा रहा है और जनसंख्या के हिसाब से पानी को बांटा जाएगा और सभी को बराबर पानी दिया जाएगा। हमारा समर एक्शन प्लान है वो रेडी हो चुका था पहले ही और हर दूसरे तीसरे दिन उसके ऊपर में मीटिंग होती है। वहाँ पर भी पानी की ज़्यादा शिकायतें हैं, वहाँ पर हमारी पहले से तैयारी है। अभी दिल्ली में कई जगह पर जो वाटर लेवल है वो हमारा जो वाटर लेवल का बेड है वो भी ऊंचा हो गया है और जहाँ जहाँ पर भी पानी अच्छा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, मीठा पानी है, वहाँ पर ज़्यादा ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं और उनसे यूजीआर को चार्ज करेंगे। जहाँ पर भी टैंकर्स की हमें ज़्यादा आवश्यकता दिखाई देगी वहाँ पे टैंकर्स को बढ़ाएंगे भी, उनकी संख्या भी बढ़ाएंगे, ट्रिप्स को भी बढ़ाएंगे। पहले टैंकर में 1 ड्राइवर होता था, कहीं पे 2 ड्राइवर लगा के उसके ट्रिप्स को भी बढ़ाना पड़े, उसको भी बढ़ाएंगे। बाकी जो दिल्ली का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था वो बहुत ही पुअर हो चुका था, क्योंकि कई विधायकों ने और जो इससे पहले की सरकार रही उन्होंने अपने अपने हिसाब से, अपने ढंग से अपने एरिया में ज़्यादा पानी जुड़वा दिया और उसकी भी शिकायत मिली। तो उसको हम पूरा रैशनल एक तरीके से उसका सिस्टम बनाकर, ताकि पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ पे कितना एमसीडी पानी मिल रहा है, तो सभी को बराबर की संख्या में पानी भी मिले, इसके लिए भी मैंने कहा है। तो हर पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं, पानी की लीकेज को भी खत्म कर रहे हैं। अभी आपने देखा बजट में हमने कहा कि मोनक नहर से जो हमारी टीएसबी चैनल आता है वो पूरा ओपन में आता है और वो पुरानी एक जो है कच्ची नहर है, उसमें लीकेज बहुत होता था, उसके लिए भी लाइन करने के लिए हमने बजट में प्रावधान रखा है। बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। अगर पहले की सरकारों ने 10 साल पहले उठा लिए होते तो आज हमारी स्थिति थोड़ी बेहतर होती, मगर हमारी कोशिश रहेगी कि दिल्ली में इस बार जो पानी की हमेशा से हाहाकार होती थी तो हम उसको रोक सकें। सर, नोडल ऑफिसर्स भी नियुक्त किए जा रहे हैं, विधायकों और अधिकारियों बीच में समन्वय? जी, हमारे जो है 4 हमारे डिवीजन है जहाँ पे हमारे चीफ इंजीनियर है वाटर में, तो वो सभी में हमने कहा है कि नोडल ऑफिसर बनाइए ताकि विधायकों की शिकायत जितनी भी होंगी उनको सुना जाए, उनको पूरा किया जाए
मेरे ऑफिस में भी जो हमारा स्टाफ है, ठीक है, हाँ, बहुत सारे आते रहते हैं और अधिकतर विधायक मुझसे मिले हैं और उन्होंने अपने सीवर में पानी की और सीवर की बहुत सारी समस्याओं के बारे में मुझे बताया। सभी टैंकर्स में जीपीएस सिस्टम हमने शुरू कर दिया है। पहले बहुत ही आश्चर्य था कि एक एक टैंकर को 9 ट्रिप का पेमेंट होता था, मगर वो 9 ट्रिप लगाता था, 7 लगाता था, 3 लगाता था, तो वो फिलिंग स्टेशन में 9 बार तो पानी भरवाता था। फिर वो कहाँ पर बेचता था, कहाँ लेकर जाता था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। अभी जीपीएस के माध्यम से भी, और मैंने सारे विधायकों को भी पावर दी है कि आप ये टैंकर कहाँ जा रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखिए। अगर आपको रिकॉर्ड उसका ठीक नहीं मिलता है तो उनकी पेमेंट नहीं होगी। 3 लाख करोड़ का बड़ा अजीब लगा कल जब हमारी विपक्ष की नेता ने बहुत ही खराब बोला दिल्ली के बारे में, और एक जैसे बद्दुआ कर रही थी वो कि दिल्ली में इतना बजट ना हो, दिल्ली में इतने सारे काम ना हो पाए, ऐसी उनकी बातों से लगा। तो हमेशा हमारी सरकार तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चल रही है। हम सोच रहे 1 लाख करोड़ का बजट आएगा, इसमें हमारा पॉजिटिव माइंडसेट है क्योंकि बहुत सारी कमियां, बहुत सारा करप्शन हमने देखा, उस सब पे हम जो है अपना रोक करेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है 1 लाख करोड़ का बजट होगा और इसको पूरा भी करेंगे। पहले की सरकार जैसे पिछले साल 76,000 करोड़ का बजट लाई थी, मगर उन्होंने केवल 52,000 करोड़ खर्च किया। कितना बड़ा गैप था। तो हम जो भी काम कर रहे हैं पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। बहुत सारे काम है जो हमको शॉर्ट टर्म में करने हैं, बहुत सारे काम है जो हमको लॉन्ग टर्म में करने हैं। तो ऐसी प्लानिंग के साथ में कि आज अगर सीवर लाइन डल रही है तो अगले 50 साल को सोच के डाली जाए। आज अगर पानी की लाइन डल रही है तो उसका डायमीटर इतना हो कि आने वाली जनसंख्या को 100 साल के बारे में सोच कर डाला जाए। तो उस प्लानिंग के साथ में काम करें। तो वहीं लखनऊ में विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। तो सीधा आपको ले चलते हैं लखनऊ। मंत्रालय भारत सरकार के माई भारत कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित भारत युवा संसद महोत्सव के आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माननीय सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय से जुड़े हुए और संसदीय कार्य विभाग से जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण, अन्य उपस्थित महानुभाव और प्रदेश के विभिन्न जनपदों से यहां पर उपस्थित भारत की युवा ऊर्जा के जीवंत स्वरूप मेरे युवा साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी का देश की सबसे बड़ी विधायिका में हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी का प्रधानमंत्री जी की जो प्रेरणादायी मार्गदर्शन है वह भावी भारत के लिए युवाओं की भूमिका किस रूप में रेखांकित करनी है, इसी को ध्यान में रख करके 2019 से युवा संसद के इस नए संकल्प को, जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व का गुण विकसित कर सके, इस उद्देश्य से आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ हुआ है। माय भारत अभियान यह पिछले 2 वर्ष से लगातार इसमें मंथन चल रहा था। रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई चल रही थी और प्रदेश भर से 240 ऐसे युवा
जिन्होंने अलग अलग प्रतियोगिताओं में भागीदार बनकर के आज यहां पर देश की किसी भी राज्य की सबसे बड़ी विधायिका में इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप आए हैं, कि सबसे पहले आपके लिए गौरव की बात होनी चाहिए। और इस गौरवपूर्ण क्षण के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आप सबको यहां पर चयन के लिए बधाई देता हूं और यहां के इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। भारत ने लोकतंत्र के जिस विधा को अपनाया है वह संसदीय लोकतंत्र है। इसके 3 पिलर हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका। ये 3 पिलर से ही देश की सारी व्यवस्थाओं का संचालन होता है। विधायिका वो मंच है जहां पर जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि नीति बनाने का काम करते हैं। उसकी चर्चा का विषय मंच ये होता है। देश के अलग अलग पृष्ठभूमि से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि या राज्य के अंदर राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से चुने गए जनप्रतिनिधि अपनी बातों को यहां पर रखते हैं। उसके लिए भी जो सत्र चलेंगे उसमें आपको मालूम होगा कि जो भी माननीय सदस्य है वहां पर आता है वह नियम के अंतर्गत ही अपनी बात को रख सकता है। उसके लिए भी अलग अलग नियम के अंतर्गत अलग अलग समय निर्धारित होता है प्रतिदिन का। उन मुद्दों को उन्हीं नियमों के अंतर्गत आपको विधानमंडल के सदन में प्रस्तुत करना है। और यहां पर जो नीति बनती है, जो कानून बनते हैं, जिन मुद्दों पे चर्चाएं होती हैं, फिर वही सरकार के पास जाती हैं और कार्यपालिका उसको इंप्लीमेंट करता है, उसको लागू करने का काम करता है, उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। कहीं भी नियम विरुद्ध कोई आचरण न हो उसके लिए जनता के लिए एक और मंच होता है जहां पर वह शासन के पास भी शिकायत कर सकता है। लेकिन अगर लगता है कि शासन अनसुना कर रहा है तो उसके लिए न्यायपालिका भी है। सामान्य रूप से अपराध होता है, उसको रोकने का दायित्व तो पुलिस के पास है। पुलिस कार्रवाई करती है, अपराधी को सजा देनी है तो न्यायालय उसको सजा देगा। सामान्यतः कोई व्यक्ति अपनी कंप्लेंट किसी भी पुलिस अधिकारी के पास थाने से लेकर के और प्रदेश स्तर पर उस प्रकार की व्यवस्था की गई है, या एक लेखपाल से लेकर के मुख्य सचिव के स्तर तक एक प्रशासनिक तंत्र जनता की सेवा में लगा रहता है। इस सब के बावजूद अगर कहीं पर किसी को लगता है कि नहीं उसकी प्रॉपर सुनवाई नहीं हो रही है, वह जनप्रतिनिधियों के पास जाता है। वह भी उनके बारे में बोलता है कि भाई नियम के अनुसार इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी उसके लिए एक मंच और खड़ा होता है कि वह न्यायपालिका में जाकर के अलग अलग स्टेजेस होते हैं उसके भी, उसमें जाकर के अपनी बात को वहां पे रख सकता है। यानी ये तीनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, तीनों एक दूसरे के पूरक है। एक नीति बनाने का काम करता है यानी कानून भी बनाता है, एक उसको लागू करता है, और अगर कहीं पे कोई किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो एक उसकी विवेचना करने का काम भी करता है या उसके परिमार्जन के लिए आगे उस दिशा में प्रयास भी करता है। इसलिए इन तीनों को एक दूसरे के पूरक के रूप में मानना चाहिए। जब तीनों मिलकर के कार्य करते हैं तो सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलती है। और इसीलिए
युवा संसद का उद्देश्य भी है। ये नहीं कि आप केवल हर व्यक्ति केवल आज से शुरू कर दे कि अब तो मुझे नेता ही बनना है। नेता का मतलब एक नेतृत्व का गुण आपके मन में विकसित होना चाहिए। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप विधायिका के माध्यम से, आप कार्यपालिका के किसी तंत्र के रूप में भी काम कर सकते हैं। आप सर्विस भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके माध्यम से भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। व्यापार कर सकते हैं, अपना उद्यम स्थापित कर सकते हैं। न्यायपालिका की सर्विस में भी आप जा सकते हैं, हायर जुडिशरी की सेवा में या अन्य क्षेत्रों में भी जाकर के आप अपनी सेवाओं को दे सकें। लेकिन उन क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट करने की, कुछ लीक से हट करके जब आप करते हैं, वही लोगों के लिए प्रेरणादायी बनती है और वही नेतृत्व का गुण विकसित करने की एक नई कला आपके अंदर पैदा करती है। जब हम लकीर का फकीर बन जाते हैं, जब हम लकीर का फकीर बनते हैं और अपने कार्य से मुंह चुराते हैं, तो वहीं पर हमारे पराभव का कारण बनता है। जब हम लीक से हट करके कुछ नया करते हैं, कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास करते हैं, तो वह लोगों के लिए, सामान्य जन के लिए, समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाती है और लोग उसको हाथों हाथ लेकर के जब सम्मान देते हैं, तो वह एक नेतृत्व उस क्षेत्र में जो विकसित किया गया, वही एक लीडर का गुण होता है। ऐसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में अनंत संभावनाएं होती हैं अपनी बातों को रखने का, अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने का। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह सुनिश्चित किया कि देश की पूरी व्यवस्था का संचालन होता है एक संविधान से। हम कानून कोई भी बनाते हैं, भारत का संविधान हमारे सामने होता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ। उसका जो ड्राफ्ट था वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत की संविधान सभा को सौंपा था और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 नवंबर 2015 से इस तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसके पीछे का भाव ही था, इसके पीछे का भाव ही यही था कि हम लोग अपने संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सके। कृतज्ञता इस बात के लिए ज्ञापित कर सके कि इन्होंने भारत का संविधान हमें दिया, जो भारत की 25 यानी देश की 140 करोड़ लोगों को पूरे भारत के अंदर बिना किसी भेदभाव के मताधिकार के उपयोग की ताकत देता है, बिना भेदभाव के हर एक व्यवस्था के साथ जुड़ने का पूरा अवसर देता है। लेकिन एक नागरिक के रूप में हमारा दायित्व क्या है? अक्सर होता था और एक समय ट्रेंड भी चला था देश के अंदर बहुत ज्यादा कि हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। उसके दुष्परिणाम लोगों ने देखे। बहुत सारे राज्य तबाह हो गए। आर्थिक रूप से जो देश के कभी समृद्ध राज्य माने जाते थे, कंगाल हो गए। बहुत सारे नगर ऐसे थे जो देश के अंदर अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए जाने जाते थे, वे पूरी तरह अस्तित्व से जूझते हुए दिखाई दे रहे थे। और इसीलिए केवल अधिकारों की बात नहीं, बल्कि भारत का संविधान अगर हमें मौलिक अधिकार देता है
तो हमें हमारे मूल कर्तव्यों के प्रति भी एहसास कराता है। और उन मूल कर्तव्यों के प्रति एहसास कराने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने रखा था, एक विजन रखा था, एक विजन डॉक्यूमेंट 25 वर्ष का, कि देश जब 2047 में अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, 100 साल की यात्रा अपनी पूरी कर रहा होगा आजादी की, तब कैसा भारत चाहिए? तब कैसा भारत चाहिए? एक विकसित भारत। विकसित भारत की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए हमारे स्तर पर क्या प्रयास होने चाहिए? हमारे स्तर पर प्रयास होने हैं, हर नागरिक के लिए पंच प्रण की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने की, और ये पंच प्रण ही जिसमें विरासत के सम्मान से लेकर के अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने तक अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों को, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, अपने विरासत का सम्मान करना है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है, अलग अलग क्षेत्र में जो 5 प्रण प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों को दिलाए थे, वे पंच प्रण इसके आधार बनेंगे। और उस पंच प्रण की आधारशिला को आगे बढ़ाने के लिए युवा शक्ति को हमें जागरूक करना होगा, क्योंकि जब ये देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव में वर्ष मना रहा होगा, तब आपकी उम्र वह होगी जो आज हमारी उम्र है। उन स्थितियों में आपके हाथों में नेतृत्व होगा, जीवन के अलग अलग क्षेत्र का नेतृत्व होगा। कोई विधायिका के माध्यम से होगा, कोई कार्यपालिका के माध्यम से होगा, कोई न्यायपालिका के माध्यम से होगा। किसी के पास जीवन के अलग अलग क्षेत्र में नेतृत्व के गुण विकसित हो रहे होंगे। और याद रखना, नेतृत्व का गुण विकसित होने के लिए व्यक्ति का आचरण और उसका विचार, ये दोनों बहुत मायने रखता है। आचार और विचार में समन्वय व्यक्ति को हमेशा एक नई ऊंचाई को आगे ले चलने के लिए प्रेरित करता है। जब दोनों में विषमता होती है, वह जनविश्वास का प्रतीक नहीं होता। हमारा विचार सबसे पहले ऐसे होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी लेनी हो, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी लेनी हो, उसका विचार आपको बता देगा। उसके विचार कैसे हैं, उसका आचरण बता देगा। इसमें समन्वय व्यक्ति को अंतःकरण से करना होगा। लेकिन आपका व्यवहार कैसे होना चाहिए समाज के प्रति, यह आपकी पृष्ठभूमि के बारे में बता देता है। एक छोटी सी कथा आती है। एक जंगल में एक दृष्टिबाधित व्यक्ति रहता था। उस जंगल में बैठ करके साधना कर रहा था। ऐसे भी दृष्टिबाधित था, कोई दूसरा उपाय था नहीं, तो उसी जंगल में रह करके कुटिया बना करके रहता था। जो लोग वहां से गुजरते थे, कुछ दे देते थे, तो अपनी आजीविका चला लेता था। एक दिन एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। तो चलते 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 वह बहुत अंदर चला गया। एक मृग का पीछे करते करते वह जब अंदर गया, जंगल में भटक गया। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि यार देखो, रास्ता ढूंढो, कैसे आगे निकलते हैं, और वो मृग किधर चला गया ये भी मालूम करो। तो सैनिक गए तो उनका मुकाबला उस वृद्ध दृष्टिबाधित व्यक्ति से होती है। तो वह व्यक्ति जब जाता है, सैनिक जाता है, पहले दृष्टिबाधित व्यक्ति को देख के कहता है कि का भाई,
सूरदास, तुमने कोई मृग को जाते हुए इधर से देखा है? तो उसने कहा, भाई मैं कैसे देख पाऊंगा, मेरे पास तो ईश्वर ने आंख ही नहीं दी है, दृष्टि ज्योति ही नहीं दी है, मैं कैसे बता सकता। खैर, वह अभद्र व्यवहार करते हुए आगे बढ़ गया। कुछ देर के बाद राजा का मंत्री उधर से गुजरा। राजा का मंत्री उधर से गुजरा तो उन्होंने उससे सिपाही की तुलना में थोड़ी शालीनता के साथ बात कही। कहा कि सूरदास जी, आपने फिलहाल में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग